कहने के लिए तो हम सिर्फ नाम के लिए 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन पुराने ज़माने की तरह आज भी लोग जादू टोना और शैतान की शक्तियों में बिलीव करते हैं। आज की हमारी केस स्टोरी ऐसी ही एक स्टोरी से रिलेटेड है, जिसमें एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी, और ना सिर्फ हत्या की बल्कि उसके शरीर को एक ड्रम में डालकर सीमेंट से भर दिया। इसके पीछे की असल कहानी जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरीज IQ में। इस कहानी की शुरुआत में मैं सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो 11 मार्च 2025 को मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड किया गया था। इस वीडियो क्लिप में अपने बॉयफ्रेंड का जन्मदिन मनाते हुए एक लड़की उसे केक खिला रही है। 14 मार्च 2025 को रिकॉर्ड हुई इस वीडियो में जहां दिन में रंगों में डूबे हुए साथ में होली मना रहे हैं, वहीं वह रात में नशे में डूबे हुए हिमाचल के क्लब में पार्टी करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। दिखने में तो यह वीडियो किसी को भी ऐसे कपल की लगेगी जो दुनिया से बेफिक्र अपनी मस्ती और अपनी अय्यासी में मगन है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वीडियो जीता जागता सबूत है, असल में ये दोनों कपल एक ऐसी खौफनाक खेल को अंजाम देने वाले थे जिसमें इंसानियत और हैवानियत के बीच की लकीरों को मिटाकर रख दिया गया कि ये लोग इंसानी रूप में शैतान की तरह हो सकते हैं। तो इसमें आपका क्या कहना होगा? ये केस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कभी कभी जो सामने नज़र आ रहा होता है वह सिर्फ एक धोखा होता है। कभी कभी हंसी के पर्दे के पीछे एक खौफनाक साजिश छुपी हुई होती है, और एक ऐसी ही साजिश मेरठ में रची गई थी जिसने ना सिर्फ उस शहर को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये स्टोरी है मुस्कान, सौरभ और साहिल की। इस स्टोरी को समझने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। होली से लगभग 14 दिन पहले मेरठ शहर में जहां यह हैवानियत का खेल खेला गया, इस 3 सेकंड की वीडियो क्लिप में खुशी में झूम रहा ये शख्स सौरभ राजपूत है, जो 2 साल बाद 24 फरवरी 2025 को लंदन से वापस अपने घर मेरठ आया है। स्पेशली अपनी पत्नी मुस्कान और अपनी बेटी पीहू का जन्मदिन मनाने के लिए वो लौटा है। और 28 फरवरी 2025 का यह वीडियो क्लिप सौरभ और उसकी बेटी पीहू के 6वें जन्मदिन का है, जिसमें उसकी वाइफ मुस्कान भी है। लेकिन शॉकिंग पार्ट तो यह है दोस्तों कि यह मुस्कान वही लड़की है जो शुरुआत में इन वीडियो क्लिप्स में किसी और शख्स के साथ हिमाचल में अय्याश करती नजर आ रही है। एक बच्ची की माँ और किसी की पत्नी यूँ किसी और के साथ होने पर ही आपको गुस्सा आ रहा होगा, तो इसे बचा कर रखिए, क्योंकि यकीन मानिए यह किस्सा आपकी सोच से भी परे है। अपने परिवार को बेहतर ज़िंदगी देने के लिए सौरभ 2003 में अपने दोस्त के साथ लंदन चला गया था और वहीं पर एक मॉल में बेकरी शॉप में जॉब करने लगा। सौरभ भले ही घर से दूर रहता था, लेकिन वो वीडियो कॉल के थ्रू अपने परिवार और अपनी वाइफ से हमेशा बात करते रहता था, और इसी प्रकार वो अपना मन भी बहलाता रहता था। 2 साल बाद लंदन से लौटने के बाद अपने परिवार, खासकर अपनी बेटी के साथ वह वक्त बिताना चाहता था। वह काफ़ी ज़्यादा खुश था। सौरभ अपने मम्मी पापा और भाई से भी मिलने जाता था, क्योंकि सौरभ अपनी वाइफ और बच्ची के साथ मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में अलग घर में रहता था। 3 दिन बाद यानी 3 मार्च 2025 को जैसे ही उसकी बच्ची पीहू के 2nd क्लास के एग्ज़ाम खत्म हुए, तो मुस्कान पीहू को उसकी नानी यानी अपने पेरेंट्स के घर, जो उसके घर से कुछ मकान की दूरी पर ही रहते थे, वहां कहकर छोड़कर आई थी। वो सौरभ के साथ 4 मार्च की शाम को शिमला घूमने जा रही थी। सौरभ रोज अपने पेरेंट्स के घर से ही रात का खाना खा लेता था। इसी वजह से जब 4 मार्च की शाम को सौरभ घर नहीं आया, तो उसके भाई राहुल ने सौरभ से डिनर के बारे में पूछने के लिए कांटेक्ट किया। उसके पास सौरभ का मैसेज आया कि वह बाहर घूमने निकल गया है और कुछ दिनों बाद लौटेगा। 2 दिन बाद 6 मार्च को सौरभ की बहन का सौरभ से मिलने के लिए मैसेज आता है। इस पर सौरभ उन्हें भी बता देता है कि वह बाहर गया है और होली के बाद ही वापस आएगा। इन दोनों की आपस में व्हाट्सएप पे बातचीत होती रहती थी। व्हाट्सएप पे कॉलिंग के दौरान उसने ये भी बताया कि वो शिमला में है, जहाँ पर -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसलिए पीहू की तबीयत बिगड़ने का रिस्क था। शिमला मनाली घूमते हुए सौरभ मुस्कान के साथ अपने फ़ोन से फ़ोटोज़ भी शेयर करता जा रहा था। होली के अगले ही दिन बहन ने सौरभ से मिलने के लिए उसे फिर से पूछा कि वह कब लौटेगा, तो सौरभ का मैसेज आया कि उसे एक पार्टी में जाना है, इसलिए उसे खुद ही नहीं पता है कि वह कब तक लौट पाएगा। भाई को मुस्कान के साथ घूमते और खुश देख बहन ने भी कह दिया कि वह आराम से एंजॉय करे।
सौरभ की फैमिली में किसी को भी कोई अंदाज़ा नहीं था कि असलियत में उस ट्रिप में क्या हो रहा था। और सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर मुस्कान सौरभ के साथ हिमाचल में थी तो फिर वह उसी दौरान किसी और शख्स के साथ एक कपल जैसे वक्त क्यों बिता रही है। सौरभ और मुस्कान ब्रह्मपुरी के जिस घर में रेंट पर रहते थे, वहां के मकान मालिक का मुस्कान के पास कॉल आता है। मकान मालिक को उस घर में रेनोवेशन करवाना था, इसलिए उसने मुस्कान से घर खाली करने को कहा। मुस्कान ने बताया कि वो सौरभ के साथ वेकेशन पर घूमने बाहर निकले हैं और लौटकर आने पर वह घर खाली कर देंगे। 18 मार्च की दोपहर 12 बजे मुस्कान परेशान हालत में अपनी मां को कॉल करती है और उनसे अपनी बेटी पीहू से बात करवाने को कहती है। पहले मां को लगता है कि उसे अपनी बेटी की याद आ रही होगी, लेकिन जब उसकी मां ने मुस्कान से पूछा कि आखिर बात क्या है, तो मुस्कान रोने लगी। उसकी मां को लगा कि हर घर की तरह मुस्कान और सौरभ के बीच लड़ाई हुई होगी, इसलिए वह मुस्कान को अपने घर बात करने के लिए बुलाती है। मुस्कान हिमाचल से तो वापस आ गई थी, लेकिन वो उस समय अपनी मां के घर नहीं जाती है। मकान मालिक ने घर खाली करने को कहा था, इसलिए वह सामान शिफ्ट करने के लिए एक लोडर को भाड़े पर बुक करती है और सामान ढोने के लिए 2 मजदूरों को भी घर बुलाती है। घर के अंदर एक कमरे में नीले रंग का ड्रम रखा हुआ होता है, जिसे मुस्कान उन 2 मजदूरों से उठाकर लोडर में रखने को कहती है। वो ड्रम इतना ज़्यादा भारी होता है कि कड़ी मशक्कत के बाद भी उन लोडरों से वो नहीं उठ रहा था और इसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लग रहा था, इसलिए काफ़ी देर से बाहर इंतजार कर रहा लोडर ड्राइवर आखिरकार फ्रस्ट्रेशन में आकर वहां से चला जाता है। जब ड्रम वहां से हिलता नहीं है, तब वह मजदूर मुस्कान से पूछते हैं कि इस ड्रम में ऐसा क्या है, जिस पर वह कहती है कि इसमें कबाड़ का सामान है। लेकिन इस बीच उन मजदूरों से गलती से उस ड्रम का ढक्कन खुल जाता है और एक अजीब सी तेज बदबू बाहर आती है। ये बदबू इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वहां एक पल को खड़ा होना मुश्किल था, इसलिए वह दोनों मजदूर काम छोड़कर भाग खड़े होते हैं। यह सब होने के बाद उसी दिन यानी 18 मार्च की शाम को मुस्कान अपने पेरेंट्स के घर जाती है, जो उसी मोहल्ले में कुछ ही दूरी पर था। मुस्कान को घर पे अकेले आते देख उसके घर वालों को लगता है कि मियाँ बीवी के बीच लड़ाई हुई होगी, इसलिए मुस्कान अकेली आई है। लेकिन जो मुस्कान कहने वाली थी वो सुन के मुस्कान के घर वालों के पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी। मुस्कान आते ही फुट फुट कर रोने लगती है और वह कहती है कि सौरभ अब इस दुनिया में नहीं है, और वह यह भी कहती है कि सौरभ को उसके परिवार वालों ने मार डाला है, क्योंकि वह सौरभ पर मुझे डिवोर्स देने का प्रेशर डाल रहे थे, पर वह मुझसे इतना प्यार करता था कि वह उन्हें मना कर देता था और इसी कहासुनी में वह सौरभ का कत्ल कर देते हैं। इधर मुस्कान अपने घर में दिल दहला देने वाले खुलासे कर रही थी कि उधर वो दोनों मजदूर काफी कश्मकश के बाद नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और पूरा किस्सा बताते हैं। एक बंद कमरे में भारी भरकम ड्रम और उसमें से आती बदबू। यह कहानी सुन तो आज हर किसी के मन में एक ही डाउट आएगा, फिर भी वह पुलिस ठहरे जिन्हें हर एक कहानी पर डाउट होता है। और यह कहानी सुनने के बाद पुलिस तुरंत ही सौरभ के घर पहुंचती है और मकान मालिक से घर खुलवाकर कमरे के अंदर पहुंच जाती है, जहां उन्हें यह नीला ड्रम मिलता है, जिसे खोलने के बाद सीमेंट से भरे इस ड्रम में गंदी बदबू फैलने लगी थी। पुलिस ने उस ड्रम की जांच करने के लिए उसे पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया था, लेकिन वह ड्रम इतना भारी होता है कि 10 पुलिस वाले मिलकर भी उसे घसीट कर घर से बाहर लेके जाते हैं और बड़ी मुश्किल से उसे लोडर में चढ़ाकर पोस्टमार्टम हाउस में कटवाने के लिए भेज देते हैं। ड्रम के अंदर ऊपर तक सीमेंट भरा हुआ था, इसलिए उसे खोलने के लिए पुलिस मैकेनिक को बुलाकर उस ड्रम के टुकड़े करवाती है। मैकेनिक सीमेंट काट ही रहा होता है कि वहां खड़े लोगों के सामने एक ऐसा मंजर आता है जो उन पुलिस वालों ने कभी नहीं देखा था। सीमेंट के अंदर उन्हें कटा हुआ सर, 2 कटी हुई हथेली और अलग अलग टुकड़ों में धड़ मिलता है। उसमें मिलने वाला सर किसी और का नहीं बल्कि मुस्कान के पति सौरभ राजपूत का होता है। वही सौरभ जो कुछ हफ्तों पहले ही अपने परिवार के पास आया था, वही सौरभ जो अपनी बेटी के जन्मदिन पर खुशी से झूम रहा था, और वही सौरभ जो अपनी फैमिली के लिए घर से हज़ारों मील दूर लंदन देश में कई सालों से मेहनत कर रहा था। आज उसकी लाश ऐसी हालत में मिलेगी ये किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा, और इससे भी ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देगी ये वजह जिसने सौरभ को इस अंजाम तक पहुंचा दिया। इस केस को शुरुआत से समझने के लिए हमें आज से ठीक 9 साल पीछे जाना होगा। बात है दोस्तों 2016 की। मुस्कान के परिवार में
उसके नाना एक ज्योतिष थे, जिसकी वजह से सौरभ का उनके घर आना जाना लगा रहता था। और उसी घर में मुस्कान और सौरभ की पहली बार मुलाकात हुई थी। पहली मुलाकात में ही दोनों का एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन हो गया था। उसके बाद दोनों का आपस में मिलना जुलना भी शुरू हो गया था। धीरे धीरे ये मिलना प्यार में तब्दील हो जाता है। लेकिन जब बात घर तक पहुंचती है तो दोनों के परिवार वालों ने इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इसलिए घर वालों की मर्जी के बिना सौरभ और मुस्कान ने बाहर जाकर कोर्ट मैरिज कर लिया। सौरभ उस समय मर्चेंट नेवी में काम करता था, जिसके चलते अक्सर उसे बाहर ही रहना पड़ता था। इसलिए उसने शादी के बाद मुस्कान को वक्त देने के लिए 6 महीने बाद ही जॉब छोड़ दी। 1 साल के लिए दोनों सौरभ के पेरेंट्स के घर में ही रह रहे थे, लेकिन फिर मुस्कान ने घर में कलेश मचाना शुरू कर दिया। मुस्कान ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि वह चाहती थी कि सौरभ उसके साथ अलग घर में रहे। और रोज घर में हो रही कलेश ने सौरभ को इतना मजबूर कर दिया कि आखिरकार उसने घर छोड़ दिया और वह मुस्कान के साथ एक किराए के घर में रहने लगा। साल 2019 में उनकी बेटी पीयू का जन्म हुआ और इसी साल मुस्कान की मुलाकात साहिल शुक्ला से हुई थी। साहिल और मुस्कान बचपन में एक ही क्लास में क्लासमेट थे, लेकिन किसी वजह से साहिल ने क्लास के बाद स्कूल छोड़ दिया था और अब स्कूल रीयूनियन के ग्रुप में ये दोनों एक दूसरे से दोबारा कांटेक्ट में आते हैं। इसके बाद दोनों की मुलाकात एक शॉपिंग मॉल में होती है। इन दोनों के बीच में दोबारा शुरू हुई दोस्ती और बाहर अक्सर मिलने के चलते मुस्कान को साहिल से अट्रैक्शन होने लगता है। वही मुस्कान जो सिर्फ 3 साल पहले ही सौरभ से मिली थी, जिसे उसकी एक बेटी हुई थी जो अभी अभी कुछ महीनों की ही थी। मुस्कान की रातों की छुपी हुई चैट्स, बिना वजह घर से निकलने की आदत और इस नए शख्स ने करीबी से उसकी ज़िंदगी को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से अब यह किस्सा और भी अंधेरे रास्ते में जाने वाला था। एक पत्नी के साथ साथ एक माँ होने के बावजूद मुस्कान ने सारी हदें पार कर दी, क्योंकि अब वह साहिल को अपने घर में बुलाने लगी थी और यहीं से दोनों का अफेयर शुरू हो गया। और सिर्फ अफेयर ही नहीं, दोनों ने साथ में मिलकर हर तरीके का नशा करना शुरू कर दिया। साहिल का मुस्कान के घर आना जाना लगातार बढ़ता जा रहा था। पहले तो किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उनका वक्त गुजारना देर रात तक होने लगा। नशे में डूबना, आस पड़ोस में सभी को इस बात की भनक लग गई। और जब मकान मालिक को पता चला कि एक शादीशुदा औरत जो अपने पति की गैर मौजूदगी में रोज किसी दूसरे आदमी के साथ घर में अकेली नशा करती है, तो उस मकान मालिक से रहा नहीं गया और आखिरकार उन्होंने सौरभ को सब कुछ बता दिया। सौरभ को जब इस बारे में पता चला तो एक पल के लिए तो वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन जब उसने मुस्कान के फ़ोन पे साहिल के साथ हुई उसकी चैट पढ़ी तो उसकी दुनिया ही हिल गई। जिस लड़की से वो बेपनाह प्यार कर रहा था, जिसके लिए उसने अपने घर वालों को भी छोड़ दिया था, जब उसे मालूम पड़ा कि वह लड़की उसे धोखा दे रही थी, तब तक अपनी वाइफ के कैरेक्टर और ड्रग एडिक्शन के बारे में पता चल चुका था। और जब जब सौरभ ने इस बारे में मुस्कान से बात करनी चाहिए तो मुस्कान ने झगड़ा शुरू कर दिया। इसी तरह दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आना शुरू हो गई थी, लेकिन मुस्कान को इसमें अपनी कोई गलती नज़र नहीं आ रही थी। आलम तो यह था कि मुस्कान अब घर के किसी भी काम में हाथ तक नहीं लगाती थी। घर की साफ सफाई हो, कपड़े धोना हो या फिर घर के और कोई काम, खाना बनाने से लेकर घर के सारे काम सौरभ खुद करने लगा था। अपनी बेटी का मुंह देखकर वह सब कुछ चुपचाप सहता रहता था। यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी इस बात की भनक नहीं लगने दी कि उसकी पत्नी का किसी और आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। इसी के साथ मुस्कान का रवैया भी बदलता जा रहा था। झगड़ों से तंग आकर आखिरकार साल 2021 में सौरभ ने डिवोर्स फाइल कर दिया। वह मुस्कान को छोड़ना चाहता था, लेकिन मुस्कान के माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की। उनका कहना था कि शादी में तो अक्सर उतार चढ़ाव आते रहते हैं और अगर थोड़ा समय दिया जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। सौरभ भी अंदर से टूट चुका था, लेकिन वह अपनी बेटी पीयू के बेहतर भविष्य के लिए मुस्कान से डिवोर्स लेकर अलग रहना चाहता था। डिवोर्स का असर उसकी बेटी पीयू पर ना पड़े, इसी वजह से उसने एक और बार इस रिश्ते को बचाने का प्रयास किया। शायद वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाए, शायद मुस्कान बदल जाए, शायद ये रिश्ता एक नए मोड़ पर आ जाए। लेकिन जिस वक्त के साथ सौरभ उम्मीद लगाकर बैठा था, वही वक्त उसकी ज़िंदगी के अंतिम दिन गिन रहा था। जिसे वह एक नई शुरुआत समझ रहा था, वह असल में उसकी मौत की एक साजिश थी जो इंसानियत को भी शर्मसार करने पर मजबूर कर देगी।
16 फरवरी 2023 को सौरभ जॉब करने के लिए लंदन चला गया और वहीं से अपनी बेटी और अपनी फैमिली से वीडियो कॉल पर बात करता रहता था। लंदन जाने के बाद ही मुस्कान एक बार फिर से अपनी मनमानी करने लगी। उसे आज़ादी मिल चुकी थी, वह फिर से वही सब करने लगी। साहिल को घर बुलाना और उसके साथ देर रात तक नशा करना और बाकी चीज़ें। मुस्कान की यह सभी हरकतें ज़्यादा दिनों तक आस पड़ोस मोहल्ले में किसी से भी छुपी नहीं रही और यह सारी खबर सौरभ तक पहुंचने लगी। वह जब जब इसे लेकर मुस्कान से बात करता, उसे डांटता और उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन मुस्कान थी कि सौरभ से उल्टा लड़ने लगती और कहती कि तुमको मुझ पर विश्वास करना है तो करो और अगर नहीं करना है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि अपने इस रवैये को जताने के लिए उसने सौरभ को कहा कि उसके पास भी माइंड है, वो वैसा ही करेगी जैसा उसका दिमाग कहेगा और उसे कोई रोक भी नहीं सकता है। इन्हीं सब में लगभग 2 साल गुजर जाते हैं और तारीख आती है नवंबर 2024 की, जिस दिन सौरभ ने मुस्कान को खबर दी कि वह अगले साल फरवरी में घर वापस लौट रहा है। सौरभ के घर वापस आने की खबर मुस्कान को परेशान करने लगी और उसे लगने लगा कि अब उसकी मनमानी, उसकी आज़ादी ये सब चली जाएगी। ना वह अब बेरोक टोक साहिल से मिल पाएगी और ना ही उसके साथ नशा कर पाएगी। इसलिए उसने यह इरादा कर लिया कि वह अपनी इस मुसीबत को जड़ से मिटा देगी और इसी के बाद मुस्कान ने सौरभ के मर्डर की प्लानिंग करना शुरू कर दिया। इस प्लानिंग में मुस्कान का साथ उसके बॉयफ्रेंड साहिल ने भी दिया। उसने साहिल को इस जुर्म का हिस्सा बनाया था और ये कहानी आपको भी हैरान कर देगी, जिसके बारे में हम आगे आपको बताने वाले हैं। मुस्कान साहिल के साथ ऐसी जगह तलाशना शुरू कर देती है जहां वो सौरभ का मर्डर करने के बाद उसकी बॉडी को ठिकाने लगा सकेगी। यहाँ तक उसने अपने दोस्तों के साथ इनडायरेक्टली पूछा कि अगर किसी की डेड बॉडी नहीं गाड़नी हो तो उसके साथ क्या करना चाहिए। इस सवाल पर उसके दोस्त चौंक गए। उन्होंने उसके इस बेतुके सवाल को इग्नोर कर दिया। मुस्कान सौरभ को मारने का अपना पूरा मन बना चुकी थी और वह बहुत चालाकी से इस प्लानिंग को अंजाम देने जा रही थी। सौरभ के भारत आने से 2 दिन पहले ही 22 फरवरी 2025 को मुस्कान ने डिप्रेशन और एंजाइटी का बहाना बनाना शुरू कर दिया। वो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन में स्लीपिंग पिल्स लिखने को कह देती है ताकि उसे नींद आने लगे। इसलिए डॉक्टर ने भी उसे स्लीपिंग पिल्स लिख कर दे दिया और इसकी मदद से उसने एक प्लान बनाया। उसने इंटरनेट का यूज़ कर अलग अलग स्लीपिंग पिल्स के नाम खोजे और इन दवाओं के नाम प्रिस्क्रिप्शन के पर्चे पर खुद से ही लिख दिया, क्योंकि यह तो वो दवाइयाँ थी जो बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं मिल सकती थी। लेकिन उसकी राइटिंग को कोई पहचान ना ले, इसलिए उसने उस प्रिस्क्रिप्शन की फ़ोटो खींच ली और उस फोटो को मेडिकल स्टोर पर दिखा। उसने वो दवाइयाँ भी खरीद ली। लेकिन इन दवाइयों के अलावा मुस्कान ने शारदा नगर की एक शॉप से चिकन काटने के नाम पर 2 चाकू, एक उस्तरा और पॉलीबैग्स खरीद लिए। सौरभ को मारने का सारा प्लान सेट करने के बाद अब वह सिर्फ सही मौके का इंतज़ार करने लगी। 24 फरवरी 2025 जब सौरभ लंदन से भारत वापस लौटा, अगले ही दिन मुस्कान का जन्मदिन था और उसका जन्मदिन मनाने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। मुस्कान तो उसे अपने जन्मदिन के मौके पर मौत के घाट उतारने की तैयारी में लगी थी। उन स्लीपिंग पिल्स का एक मिक्सचर बनाया और सौरभ के ड्रिंक में मिला दिया। इत्तेफाक से सौरभ ने वो ड्रिंक पी ही नहीं, जिसकी वजह से मुस्कान का प्लान फेल हो गया। अपनी पहली कोशिश में नाकाम होने के बाद मुस्कान ने एक और प्लान बनाना शुरू कर दिया। इसलिए उसने 3 मार्च को सौरभ का कत्ल करने का दिन चुना, क्योंकि उस दिन उसकी बेटी पीहू का एग्ज़ाम खत्म हो रहा था और जिसके बाद वह उसे अपनी नानी के घर छोड़कर आसानी से इस साजिश को अंजाम दे सकती थी। इसके बाद 3 मार्च 2025 को मुस्कान पीहू को उसकी नानी के घर छोड़कर आती है और जैसे ही रात होती है सौरभ हर बार की तरह अपने घर से खाना लेकर आता है। मुस्कान को नज़र आ चुका था कि इससे अच्छा मौका उसे नहीं मिलेगा। वह तुरंत घर में आती है, सौरभ की फेवरेट कोफ्ते की सब्जी में स्लीपिंग पिल्स का मिक्सचर बनाकर डाल देती है, जिसे खाने के बाद सौरभ बेहोश हो जाता है। इसके बाद मुस्कान ने साहिल को कॉल कर अपने घर बुलाया और साहिल मौके की फिराक देख ही रहा था, इसलिए वह भागते हुए मुस्कान के घर पहुंचा। साहिल के घर आते ही मुस्कान ने चाकू निकाल साहिल को दिया, जिसको साहिल ने वापस से लौटाकर मुस्कान को दिया और कहा कि पहला बार तुम
इसके दिल में करके इसका वध करोगी। अमूमन लोग किसी को मारने के लिए कत्ल, हत्या या मर्डर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पर साहिल ने सौरभ को मारने के लिए वध शब्द का प्रयोग किया और इस सब के पीछे की कहानी आपको आगे चलकर पता चलेगी। सौरभ जहां बेहोश हालत में था, वहीं मन में सनक और दिमाग में शैतान पाले साहिल और मुस्कान ने साथ में खंजर पकड़कर सौरभ के दिल में उतार दिया। दोनों ने सौरभ के सीने में लगातार 3 बार वार किए। सौरभ को भले ही बेहोशी की दवा दी गई थी, लेकिन एक्सट्रीम पेन से उसकी बॉडी को मिले शॉक ने उसे अचानक से होश में ला दिया और यही वजह थी कि उसकी राइट आई खुल गई थी। सौरभ जिस्म पर दी गई चोट के दर्द को महसूस कर पा रहा था। वह तड़पने लगा, लेकिन वह बेबस था। लेकिन साहिल और मुस्कान अब जो करने वाले थे, वह आप लोगों के दिमाग को हिलाकर रख देगा। कैसे लोगों के बीच इंसान के रूप में हैवान घूम रहे थे। साहिल सौरभ की डेड बॉडी को घसीटकर बाथरूम में लेकर गया। उसने पहले तो सौरभ का सर धड़ से अलग कर दिया और फिर दोनों ने उसकी कलाइयाँ काट दी। चाकू से उसकी बॉडी के 4 टुकड़े कर दिए और उन दोनों ने उसकी बॉडी को पॉली बैग में भर दिया। उसके बाद उस बैग में सर और दोनों कलाइयों को भी भर कर रख दिया। बेड के नीचे स्टोरेज में रख दिया और उसी बेड पर मुस्कान रात को चैन की नींद सोई, जिसके नीचे सौरभ की सरकटी लाश थी। ऐसा काम किसी इंसान का तो नहीं हो सकता था। उधर रात के 3 बजे साहिल सौरभ का कटा हुआ सर और दोनों कलाइयों से भरा बैग अपने घर लेकर आ गया। अब इस कहानी में मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिसके बारे में शायद ही आपने कभी देखा या सुना होगा। साहिल जहाँ रहता था, उस रूम के अंदर एक सैटन यानी शैतान की पिक्चर बनी हुई थी। जब हमने इस इमेज को लेकर रिसर्च किया तो बेहद ही शॉकिंग इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आई। इस इमेज को अगर ध्यान से देखा जाए तो शैतान के सिर के ऊपर इन्वेंटेड पेंटाग्राम है, जो भगवान के अगेंस्ट डेविल का सिंबल है। इसे मानने वालों के अकॉर्डिंग इससे शैतान को शक्तियाँ मिलती है और इसी इन्वर्टेड पेंटाग्राम के चारों तरफ एक नंबर 6 लिखा हुआ है, जो नंबर ऑफ द बीस्ट के रूप में जाना जाता है। इस शैतान की बड़ी बड़ी सींगे और विंग्स डीम को और स्ट्रॉन्ग बनाती है और उन विंग्स से निकलता खून और जंजीरें इस शैतान की पूजा करने वाले शख्स के दबे कुचले इमोशन या सफरिंग को दर्शाती है। और इन जंजीरों से बंधा इन्वर्टेड क्रॉस धर्म और संस्कृति के नियमों के खिलाफ जाने को दर्शाता है। साहिल ने इसी शैतान का आवाहन करने के लिए रात के 3 बजे का वक्त चुना, क्योंकि रात के 3 बजे को डेविल्स हावर नाम से जाना जाता है, जिसमें सारे डार्क सुपरनैचुरल फोर्सेस की ताकतें बढ़ जाती है। यही वजह थी कि रात के 3 बजे साहिल सौरभ का कटा हुआ सर और कलाइयों यहाँ लाकर शैतान की उपासना कर रहा था, जिसमें कटा हुआ सर वह शैतान को चढ़ावे के रूप था और कलाइयों का इस्तेमाल वह इसलिए कर रहा था ताकि सौरभ की हथेली की रेखाओं में बसी किस्मत उसकी ज़िंदगी में श्राप बन के वापस न आए। सौरभ की बॉडी को कैसे डिस्पोज करना है, इसका प्लान भी वह पहले ही से ही बना चुका था। 4 मार्च की सुबह साहिल वही पॉली बैग लेकर वापस मुस्कान के घर आया और जैसे ही शॉप खुलने का टाइम हुआ तो मुस्कान सुबह 9 बजे ही ड्रम में 100 किलो गेहूँ रखने के बहाने वह ड्रम लेकर घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद मुस्कान सीमेंट की बोरी लेने खुद ही गई और सभी चीजें इकट्ठा करने लगी। बाद में साहिल ने सबसे पहले ड्रम में सीमेंट का घोल बनाया और फिर सौरभ के सभी बॉडी पार्ट्स उस घोल में डालकर ड्रम को बंद कर दिया। बॉडी को ड्रम में ठिकाने लगाने के बाद उन्होंने होम डिलीवरी ऐप का इस्तेमाल किया, जिससे उन्होंने 10 किलो ब्लीच मंगवाया और उसे पूरे घर की साफ सफाई कर डाली ताकि सबूत घर में न रह जाए। कहने को तो ये दोनों भले ही नशे में डूबे हुए रहते थे, लेकिन ऐसे खौफनाक अपराध को दोनों ने बहुत ही शातिर तरीके से अंजाम तक पहुंचा दिया था। जिस दिन उन्होंने सौरभ की लाश को ठिकाने लगाया था, उसी तारीख यानी कि 4 मार्च की शाम को शाम 7 बजे सौरभ के ही पैसों से मुस्कान ने 44,000 की कैब बुक की थी और साहिल के साथ शिमला मनाली घूमने का प्लान बनाई। इसी के साथ 11 मार्च को मुस्कान ने साहिल को सरप्राइज देने के लिए कैब ड्राइवर से केक मंगवाया और उस केक पर शंकर नाम लिखने को कहा। मुस्कान ने इस पर उस कैब ड्राइवर से व्हाट्सएप पर चैट पे भी बात की और उसके साथ एक रिकॉर्डेड वॉइस नोट भी भेजा। भैया आप ना मुझे केक लेके आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में ही बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो। और इसी के साथ साहिल का जन्मदिन बड़ी ही खुशी से सेलिब्रेट किया और फिर जाके नशे में डूबकर
14 मार्च को होली खेली। मुस्कान और साहिल सौरभ के ही पैसों से 3 दिन शिमला और 3 दिन मनाली और 6 दिन कसौली में रुक एक साथ घूमते फिरते नशा और पार्टियां करते हुए इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया था। मुस्कान एक पत्नी के नाम पर कलंक बन चुकी थी। पति की बेरहमी से हत्या करने के बाद मुस्कान को एक पल का भी दुख नहीं हुआ था। उल्टा उसके चेहरे पर हंसी थी और पूरी बेशर्मी से अय्याशियां कर रही थी। अब यह सवाल भी था कि जब सौरभ इस दुनिया में था ही नहीं तो फिर मुस्कान सौरभ के साथ मनाली घूमने की फोटोज कैसे अपलोड कर रही थी। और अगर सौरभ की फैमिली से कोई कॉल भी करता तो वह कॉल कट करके कुछ बहाना बनाकर मैसेज भेज देती और मैसेज से ही बात करती रहती। उसने सौरभ के फ़ोन से उसकी और सौरभ की पुरानी फ़ोटोज़ भी शेयर कर दी जिसमें वह सौरभ के साथ कश्मीर गई थी। लेकिन सबको लगने लगा कि दोनों साथ में है। अगर इस केस में लोकेशन भी चेक करते हैं तो भी किसी को शक नहीं होगा, क्योंकि मुस्कान बहुत होशियार थी। वह हर एक कदम फूक फूक कर रख रही थी और उसका प्लान लगभग सक्सेसफुल भी हो रहा था। बस बची हुई थी तो एक आखिरी कड़ी, जिसको अगर एग्जीक्यूट कर लेती तो शायद सौरभ के कत्ल करने के बाद किसी को पता ही नहीं चलता, और अगर किसी को पता भी चल जाता तो पता नहीं क्या स्थिति होती। मुस्कान सबकी नज़रों में यह दिखाना चाहती थी कि सौरभ ने उसके साथ मनाली घूमने के बाद लंदन वापस लौट गया। परिवार के बीच दूरियों का फ़ायदा उठाकर उसका प्लान सक्सेसफुल होने ही वाला था कि तभी सौरभ के दिए हुए पैसे अय्याशी में खर्च हो गए। इसलिए मुस्कान ने सौरभ के अकाउंट में मौजूद 6 लाख निकालने की कोशिश की। वो ट्रांजैक्शन करने में फेल हो गई। पैसे खत्म होने के बाद साहिल और मुस्कान को मजबूरी में मेरठ लौटना पड़ा और 17 मार्च 2025 को रात 10 बजे दोनों वापस घर आ गए। दोनों का प्लान उस ड्रम को किसी सुनसान जगह जमीन के अंदर दफना देने का था, लेकिन इस अपराध का भांडा फूट चुका था और नियति ने एक ऐसा खेल खेला कि घर लौटने के बाद ड्रम ठिकाने लगाने की कोशिश में ही सारा सच सामने आ गया, जिसके बाद पुलिस ने सौरभ और मुस्कान को अरेस्ट कर लिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगर पुलिस इन दोनों को अरेस्ट ना करती तो आगे चलकर अभी एक और हत्या हो सकती थी, क्योंकि अपने पति की हत्या करने वाली मुस्कान साहिल की भी कोई सगी नहीं थी। कहते हैं ना, समय के साथ सारे घाव भर जाते हैं, लेकिन मुस्कान ने साहिल के उन भरे हुए जख्मों को कुरेदने का काम किया और इसमें सबसे बड़ा हाथ उस नशे की लत का था जो साहिल को मुस्कान के साथ लग चुकी थी। नशे ने साहिल की मेंटल कंडीशन को इस कदर बिगाड़ दिया था कि वह सीधे मैसेज के थ्रू बात कर रही थी, लेकिन यह सब मुस्कान इसलिए नहीं कर रही थी कि वह साहिल को अच्छा महसूस करवाना चाहती थी, बल्कि उसके माइंड में कुछ और ही चल रहा था। साहिल की माँ बनके मुस्कान साहिल को मैसेज लिखती है कि मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुमको खुश रखेगी, कभी उसको धोखा मत देना और उसे कभी दुख मत देना, और जो वह कहे उसे पूरी तरह से मानना। इसी तरह मुस्कान ने लगभग 136 से भी ज्यादा मैसेज साहिल की मां बनकर साहिल को भेजे। साहिल के लिए हर बात पत्थर की लकीर थी। वह मुस्कान पर पहले से ही फिदा था। अब उसकी हर बात को वह पूरी तरीके से मान भी रहा था। साहिल मान बैठा था कि वह शादी करेगा तो सिर्फ मुस्कान से ही। नशे की लत के साथ साहिल का इंटरेस्ट तंत्र मंत्र में भी बढ़ने लगा था। शायद उसने उसे एक जरिया बनाया होगा अपनी गुजरी हुई माँ से जुड़ने का, और उसकी सभी हरकतों को बढ़ावा देने का काम मुस्कान ने भी किया था। मुस्कान और साहिल के बीच न किया कराया बढ़ रहा था, बल्कि धीरे धीरे मुस्कान ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। वह चैट के जरिए साहिल को कंट्रोल करने लगी थी। मुस्कान ने साहिल को उसकी माँ बनकर टेक्स्ट किया कि सौरभ का वध मुस्कान करेगी, यानी मुस्कान खुद चाहती थी कि वह अपने हाथों से सौरभ को मौत के घाट उतारे। साहिल को भी लगने लगा कि सौरभ को मारने के बाद मुस्कान सिर्फ उसकी होगी और उन्हें रोकने के लिए भी कोई नहीं होगा, और इस बहकावे में आकर वह सौरभ की भी हत्या की साजिश में शामिल हो गया। यहाँ मुस्कान ने वध शब्द का इस्तेमाल सौरभ के मर्डर को जस्टिफाई करने के लिए किया और उसके घर को शैतान के आगे चढ़ावे पर चढ़ाने के लिए किया गया था, क्योंकि वध शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब न्याय के लिए किसी दुष्ट या पापी का अंत किया जाए। सौरभ की हत्या से यह केस यहाँ एंड नहीं हुआ, क्योंकि मुस्कान ने खुद बताया कि उसे सिर्फ साहिल की कंपनी पसंद थी, पर वह साहिल से शादी नहीं करने वाली थी, जबकि साहिल मुस्कान से प्यार कर बैठा था और उससे शादी करना चाहता था। इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी कि मुस्कान की ज़िंदगी में अगर कोई और शख्स आता तो वह साहिल को भी अपने रास्ते से हटा देती। उसने एक पल को भी नहीं सोचा
कि वह अपनी बेटी को अनाथ बनाने में लगी है, जिसके भविष्य के लिए उसके पिता ने सब कुछ बर्दाश्त कर इस धोखेबाज औरत की सभी गलतियों को भुलाकर अपने रिश्ते को एक मौका दिया था। साहिल भी इस गुनाह में बराबर का दोषी है और किसी भी कीमत पर उसे मुस्कान से कम नहीं ठहराया जा सकता है। साहिल ये जानते हुए कि मुस्कान शादीशुदा है और एक बेटी की माँ है, उसने फिर भी मुस्कान से रिलेशन बनाया और अपने नशे और हवस की लत में उसने कितनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। माना कि माँ का ज़िंदगी में ना होना एक बहुत बड़ा श्राप होता है, लेकिन यह श्राप एक जिम्मेदारी भी देता है कि आप खुद को अपनी ज़िंदगी को इतना बेहतर बनाओ कि आपकी माँ का नाम रोशन हो सके। इसलिए साहिल ने तो इसकी आड़ लेकर अपनी ज़िंदगी में नशे के साथ साथ तंत्र मंत्र को भी जोड़ लिया और फिर एक ऐसे शख्स को अपनी ज़िंदगी में लेकर आ गया जिसने उसके इस पागलपन का इस्तेमाल ऐसे घिनौने अपराध को अंजाम देने के लिए किया। एक ऐसा अपराध जो माँ बाप अपनी बेटी के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार होते हैं, वही आज अपनी बेटी के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। लेकिन अगर लॉ की बात की जाए तो मुस्कान का केस लड़ने की इच्छा जाहिर करने वाले लॉयर ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन ना सिर्फ आपको गुस्सा आएगा बल्कि दुख भी होगा। पूरे देश में जिसने भी इस केस को सुना, हर कोई मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को फांसी की सज़ा की मांग कर रहा है और यह वकील उस केस को लड़ने की बात कर रहा है, वो भी फ्री में। इस पर उस वकील ने क्या कहा आप भी सुनिए। पूरे देश का जिसने भी इस केस को सुना, हर कोई वो मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल की फांसी की सज़ा की मांग कर रहे हैं और आप उनका केस लड़ने की बात कर रहे हैं, वो भी फ्री में। नहीं, फांसी नहीं होगी। सीआरपीसी में प्रोविजन है, कानून में ही प्रोविजन है, महिलाओं को कानून में रियायत दी जाती है। डायरेक्ट एविडेंस कोई नहीं है, ये कोई गवाह नहीं है कि इन दोनों ने हमारे सामने उसे मारा है। फिलहाल मुस्कान और साहिल पर बीएनएस की धारा सेक्शन 103, 105, 238 ए और 61 के तहत केस दर्ज किया गया है, लेकिन कानून इन्हें क्या सज़ा सुनाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। सवाल तो ये भी है दोस्तों कि क्या कभी मुस्कान और साहिल को फांसी भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से यह वकील बात कर रहा है उस तरीके से आज भी हमारे देश में इन जैसे शैतानों को बचाने के लिए लोगों की कमी नहीं है। ऐसा कहना भी शायद गलत नहीं होगा अगर मुस्कान और साहिल ने इस केस को अंजाम दिया है तो। फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।